नमस्कार। क्रिप्टो की दुनिया में आजकल काफी हलचल है, हाँ बिल्कुल। खासकर भारत के एक बड़े नाम वजीर एक्स को लेकर। वजीर एक्स, हाँ और एक तारीख है जो सबकी जुबान पर है, 16 सितंबर। जी, 16 सितंबर। हमारे पास जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं और सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं, उससे यही लग रहा है कि इस तारीख को वजीर एक्स के लिए कुछ बड़ा होने वाला है, कोई कानूनी स्थिति बदलने वाली है। सही है। हुआ ये है, जहाँ तक हमें पता चला है, कि सिंगापुर हाईकोर्ट ने वजीर एक्स को एक तरह की कानूनी राहत दी हुई थी। जी, मॉरेटोरियम कहते हैं उसे। हाँ, मॉरेटोरियम। वो 16 सितंबर को खत्म हो रही है। बिल्कुल। और इसने मतलब लाखों यूजर्स को चिंता में डाल दिया है। सोच रहे हैं कि भाई उनके फंड्स का क्या होगा। हाँ, ये चिंता तो बिल्कुल जायज है। तो आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे कि ये मॉरेटोरियम था क्या, क्यों लगा था, और अब 16 सितंबर को क्या हो सकता है, और सबसे जरूरी जो क्रिप्टो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए तो फिर इस मामले की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले इसी मोरेटोरियम पर आते हैं। हाँ। 16 सितंबर को इसका खत्म होना, ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है अचानक? देखिए, अचानक नहीं है ये। अच्छा। ये पिछले कुछ महीनों से चल रहा था। वजीर एक्स सिंगापुर हाईकोर्ट के संरक्षण में था। हाँ, प्रोटेक्शन में। जी, कोर्ट ने ये मोरेटोरियम इसलिए लगाया था ताकि कंपनी को उसके जो लेनदार हैं, हाँ, क्रेडिटर्स, हाँ, क्रेडिटर्स, जिनसे उधार लिया है या जिन्हें पैसे देने हैं, उनके दावों से कुछ समय के लिए एक तरह की मोहलत मिल जाए। मतलब एक टाइम आउट जैसा। बिल्कुल, एक टाइम आउट, ताकि कंपनी अपनी जो फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, हाँ, उनको संभाले, एक पुनर्गठन यानी रीस्ट्रक्चरिंग की योजना बनाए। ओके। तो मतलब कोर्ट ने एक तरह से शील्ड दे दी थी कि भाई बाहरी दबाव से बचो और अपने घर के मामले ठीक करो। सही पकड़ा, बिल्कुल यही। लेकिन अब वो शील्ड, वो सुरक्षा घेरा हट रहा है 16 तारीख को। जी। और इसी बीच आज 14 सितंबर है। आज ही खबर आई कि वजीर एक्स ने अपनी वो पुनर्गठन योजना कोर्ट में जमा कर दी है। हाँ, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। ये तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसका क्या मतलब निकालें? क्या सब ठीक होने वाला है? देखिए, योजना का जमा होना ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कदम है। हाँ। ये दिखाता है कि कंपनी अब सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं मांग रही, बल्कि वो समाधान की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। अच्छा। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। हाँ। असली सवाल तो यह है कि इस योजना में है क्या, सही बात। और कोर्ट इसे कैसे देखेगा। हमें योजना की डिटेल्स तो नहीं पता है। नहीं पता। हाँ। पर आमतौर पे ऐसी योजनाओं का मकसद होता है कंपनी के कर्जों को सेटल करना और उसके कामकाज को सुधारना, ताकि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो सके, एक वायबल बिजनेस बन सके। तो इस रीस्ट्रक्चरिंग प्लान में क्या क्या हो सकता है? मतलब कुछ अंदाजा? क्या सिर्फ लेनदारों को पैसा देने की बात होगी या और भी कुछ? नहीं, इसमें काफी कुछ हो सकता है। देखिए, आमतौर पे इसमें लेनदारों के साथ बातचीत होती है, कर्ज चुकाने की शर्तें बदली जा सकती हैं। जैसे पेमेंट का टाइम बढ़ाना, या शायद कर्ज की रकम में ही कुछ कटौती करना, जिसे हेयर कट कहते हैं। अच्छा, हेयर कट। हाँ, इसके अलावा कंपनी अपने खर्चे कम कर सकती है, कुछ गैर जरूरी एसेट्स बेच सकती है, बिजनेस के कुछ हिस्से बंद कर सकती है या बदल सकती है। अब क्रिप्टो एक्सचेंज के मामले में हो सकता है वो अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करें, या शायद नई फंडिंग, कोई नया इन्वेस्टर लाने का प्रस्ताव हो। ओके। लक्ष्य कुल मिलाकर यही होता है कि कंपनी की बैलेंस शीट ठीक हो और वो प्रॉफिट में आ सके। ये तो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लग रहा है। हाँ, होता है। और इसका सीधा असर तो उन लाखों यूजर्स पर पड़ेगा जिनका पैसा एक्सचेंज पर है। मतलब अगर कंपनी एसेट बेच रही है, खर्चे कम कर रही है, तो यूजर के फंड्स की वापसी का क्या होगा? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, आइडियल सिचुएशन में प्लान में यूजर फंड्स की सेफ्टी और वापसी का साफ रास्ता होना चाहिए। बिल्कुल। और क्रिप्टो एक्सचेंजों से उम्मीद की जाती है कि वो यूजर फंड्स को कंपनी के अपने ऑपरेशनल फंड्स से अलग रखते हैं। हाँ, सेग्रीगेशन। जी, सेग्रीगेशन। लेकिन हमने देखा है हाल के कुछ इंटरनेशनल मामलों में, जैसे FTX। हाँ, FTX तो बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, उसने दिखाया कि ये हमेशा होता नहीं है, या इसमें गड़बड़ियां हो सकती हैं। तो मतलब ये देखना पड़ेगा कि वजीर एक्स की योजना में यूजर्स के हितों को कितनी प्रायोरिटी दी गई है। एग्जैक्टली। और कोर्ट इस पर कितना जोर देता है, ये भी अहम होगा। बिल्कुल। तो अब सबकी नजरें 16 सितंबर पर है। उस दिन कोर्ट में क्या क्या हो सकता है, क्या ऑप्शंस हैं कोर्ट के पास? मोटे तौर पर देखें तो 2-3 रास्ते हो सकते हैं। हाँ। पहला, कोर्ट कहे कि ठीक है, ये मोरेटोरियम की अवधि हम और बढ़ा देते हैं। अच्छा, एक्सटेंशन मिल सकता है। हाँ, एक्सटेंशन। ऐसा तब हो सकता है जब कोर्ट को लगे कि योजना पर विचार करने या उसे लागू करने के लिए, या शायद लेनदारों से बातचीत पूरी करने के लिए और टाइम चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो स्थिति कुछ समय के लिए और खींचेगी, यूजर्स के लिए मतलब। और इंतजार। हाँ, लेकिन एक्सचेंज को अपनी योजना पर काम करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन?
दूसरा, कोर्ट पुनर्गठन योजना पर कोई फैसला सुना दे। फैसला मतलब मंजूरी या? हाँ, या तो मंजूरी दे दे, या हो सकता है कुछ बदलाव के साथ मंजूरी दे, या फिर उसे खारिज भी कर सकता है। खारिज भी कर सकता है? हाँ, अगर योजना मंजूर होती है तो फिर उसमें जो स्टेप्स बताए गए हैं उस हिसाब से काम शुरू होगा, जिसमें लेनदारों का पेमेंट और उम्मीद है कि यूजर्स के फंड्स की वापसी की प्रक्रिया भी शामिल होगी। तो ये तो बेस्ट केस सिनेरियो हुआ, अगर योजना अच्छी है तो। हाँ, ये सबसे पॉजिटिव परिणाम होगा, बशर्ते योजना वाकई प्रैक्टिकल हो। और अगर भगवान ना करे कोर्ट ने योजना खारिज कर दी तो वो स्थिति तो काफी सीरियस हो सकती है। हाँ, वो सबसे चिंता वाली स्थिति होगी, क्योंकि अगर मोरेटोरियम खत्म हो गया और कोई स्वीकृत योजना भी नहीं है तो सैद्धांतिक रूप से लेनदार फिर से अपने पैसे मांगने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इससे कंपनी दिवालियापन मतलब लिक्विडेशन की तरफ भी जा सकती है। लिक्विडेशन मतलब सब बेच बाच के? हाँ, जहाँ कंपनी की सारी संपत्ति बेचकर लेनदारों को चुकाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में यूजर्स के फंड्स का क्या होगा? वो तो सबसे आखिर में आएंगे शायद। ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये उस देश के दिवालियापन कानून पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, अक्सर यूजर्स या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पीछे रह जाते हैं। ये तो डरावना है। हालांकि कोर्ट्स आमतौर पे, खासकर जब लाखों यूजर्स का हित जुड़ा हो, एकदम से इतना कठोर कदम उठाने से बचते हैं। अच्छा, तो कुछ और हो सकता है? हो सकता है कोर्ट कोई अंतरिम व्यवस्था करे, जैसे किसी एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त कर दे जो कंपनी का कामकाज संभाले और कोई समाधान निकालने की कोशिश करे। लेकिन ये सब अभी सिर्फ संभावनाएं हैं। समझ गए। ये तो वाकई एक तलवार की धार पर चलने जैसा मामला लग रहा है। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ वजीर एक्स के यूजर्स या कंपनी पर ही नहीं, बल्कि आप सोचिए भारत में पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम पर इसका क्या असर पड़ सकता है? बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। या तो पहले से ही क्रिप्टो को लेकर इतनी रेगुलेटरी अनिश्चितता है, माहौल बड़ा सेंसिटिव है। बिल्कुल सही कहा आपने। भारत में माहौल वैसे ही बहुत नाजुक है। सरकार, रेगुलेटर्स सब अभी भी सोच ही रहे हैं कि करना क्या है। हाँ। ऐसे में अगर देश का एक सबसे बड़ा और पुराना एक्सचेंज इस तरह की फाइनेंशियल और लीगल मुश्किलों में फंसता है तो ये निवेशकों के भरोसे को जोर का झटका दे सकता है। लोग डर जाएंगे। हाँ, लोग सोचेंगे कि भाई अगर इतने बड़े एक्सचेंज के साथ ऐसा हो सकता है तो छोटे एक्सचेंजों का क्या भरोसा। हाँ, ये डर तो बिल्कुल वाजिब है। तो क्या आपको लगता है इससे रेगुलेटर्स पे और दबाव बढ़ेगा कि भाई जल्दी कोई नियम कानून लाओ? बिल्कुल बढ़ेगा। ये घटना रेगुलेटर्स को सोचने पर मजबूर कर सकती है कि यूजर्स के फंड्स की सेफ्टी के लिए कड़े नियमों की जरूरत है। जैसे किस तरह के नियम? जैसे पारंपरिक बैंकिंग में डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है। हाँ, DIC-GC जैसे। वैसा कुछ क्रिप्टो के लिए भी सोचा जा सकता है क्या? एक्सचेंजों के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी हो, उनकी ऑडिटिंग कैसे हो, फंड्स को अलग रखने, सेग्रीगेशन के नियम और सख्त किए जा सकते हैं। ये मामला एक तरह से क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए भी एक वेकअप कॉल हो सकता है कि भाई सुधर जाओ। हाँ, कि सेल्फ रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंसी पे ज्यादा ध्यान देना होगा, वरना रेगुलेटर डंडा चलाएगा। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब इस एक केस के दूर तक असर हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम दूसरे देशों को देखें, जैसे अमेरिका में FTX या सेल्सियस का जो हुआ, हाँ, क्या वहां से कोई सबक मिलता है जो यहाँ काम आ सकता है? हाँ, बिल्कुल। उन मामलों से कुछ बहुत अहम बातें सामने आई हैं। पहली, ट्रांसपेरेंसी की कमी। पारदर्शिता का न होना एक बहुत बड़ा खतरा है। सही। एक्सचेंजों को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ और वो यूजर फंड्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, इस बारे में ज्यादा साफ बताना होगा। बिल्कुल। दूसरी बात, रेगुलेटरी निगरानी की जरूरत। जिन देशों में क्रिप्टो के नियम हैं भी, वहां भी गड़बड़ियां हुई हैं, पर कम से कम एक फ्रेमवर्क तो है कार्रवाई करने का। हाँ, भारत में तो वो भी अभी पूरी तरह नहीं है। भारत में रेगुलेटरी क्लैरिटी की कमी इस स्थिति को और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। और तीसरा सबक? तीसरा, जो FTX ने बहुत बुरी तरह दिखाया, वो ये कि यूजर फंड्स का गलत इस्तेमाल या उन्हें कंपनी के अपने पैसों के साथ मिला देना कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, वो तो सबसे बड़ा फ्रॉड निकला। बिल्कुल। इसलिए फंड्स का सेग्रीगेशन और उसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, जैसे प्रूफ ऑफ रिजर्व्स। हाँ, प्रूफ ऑफ रिजर्व्स की बात बहुत हुई थी FTX के बाद। जी, हालांकि वो भी कोई फुल प्रूफ गारंटी नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी कदम है। तो क्या वजीरेक्स या भारत में बाकी एक्सचेंज ये प्रूफ ऑफ रिजर्व्स दिखाते? क्या यूजर्स के पास कोई तरीका है जानने का कि उनका पैसा सेफ है? देखिए, कुछ एक्सचेंजों ने कोशिश की है प्रूफ ऑफ रिजर्व्स जारी करने की, खासकर FTX क्रैश के बाद। हाँ। लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर, उसकी ऑडिटिंग कितनी स्वतंत्र है, इस पर सवाल उठते रहे हैं। ये एक टेक्निकल प्रोसेस है और सिर्फ आंकड़े दे देना काफी नहीं होता। मतलब लायबिलिटीज भी दिखानी होंगी। एग्जैक्टली। सिर्फ एसेट्स दिखाना काफी नहीं है, देनदारियां कितनी है वो भी पता होना चाहिए। वजीरेक्स के मामले में उनकी जो मौजूदा कानूनी स्थिति है, उसमें शायद ये ट्रांसपेरेंसी अभी प्रायोरिटी ना हो, लेकिन ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मुद्दा है। तो यूजर्स के पास ज्यादा विकल्प नहीं है सिवाय एक्सचेंज पर भरोसा करने के। फिलहाल तो यही स्थिति है। एक्सचेंज के दावों और रेगुलेटरी निगरानी, जो कि अभी लिमिटेड हैं,
उसी पर भरोसा करना पड़ता है। तो जो यूजर्स अभी फंसे हैं, जिनके फंड्स वजीरेक्स पर हैं, उनकी घबराहट तो समझ आती है? बिल्कुल समझ आती है। उनके नजरिए से देखें तो 16 सितंबर का दिन क्या ला सकता है? अगर मोरेटोरियम बढ़ता है तो मतलब और इंतजार। हाँ, अनिश्चितता बनी रहेगी। अगर योजना मंजूर होती है तो शायद एक उम्मीद बंधेगी कि चलो वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी। हाँ, एक क्लैरिटी आएगी। और अगर खारिज होती है तो फिर अनिश्चितता और बढ़ जाएगी, पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल, हर संभावित परिणाम का सीधा असर यूजर्स पर पड़ना तय है। सबसे अच्छी स्थिति तो यही होगी कि एक साफ, प्रैक्टिकल और टाइम बाउंड रीस्ट्रक्चरिंग प्लान मंजूर हो, जिसमें यूजर्स के फंड्स की वापसी प्रायोरिटी पर हो। जी बिल्कुल। लेकिन क्रिप्टो की दुनिया थोड़ी अप्रत्याशित होती है और कानूनी प्रक्रियाएं भी समय ले सकती हैं। तो यूजर्स को क्या सलाह देंगे? बस इंतजार करें और देखें। हाँ, धैर्य रखना होगा और जानकारी पर नजर बनाए रखनी होगी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स का इंतजार करना होगा। पैनिक नहीं करना है, लेकिन अलर्ट रहना है। अलर्ट रहना है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, हाँ, तो फंडा ये है, वजीरेक्स भारत का एक बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज सिंगापुर हाईकोर्ट के प्रोटेक्शन में था। ये प्रोटेक्शन, जिसे मोरेटोरियम कहते हैं, 16 सितंबर को खत्म हो रहा है। सही। कंपनी ने अपनी रीस्ट्रक्चरिंग योजना कोर्ट में जमा कर दी है। अब 16 को कोर्ट फैसला लेगा, या तो प्रोटेक्शन बढ़ाएगा या योजना पर कुछ कहेगा। जी। नतीजे पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। और इस सब के बीच में लाखों यूजर्स हैं जिनके फंड्स की सेफ्टी और वापसी का बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और इसका जवाब कोर्ट के अगले कदम पर टिका है। ये मामला सिर्फ वजीरेक्स के लिए नहीं, बल्कि भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन और निवेशकों के भरोसे के लिए भी बहुत अहम है। एकदम सही सारांश दिया आपने। और इस तात्कालिक स्थिति से अगर थोड़ा आगे देखें, हाँ, तो ये पूरा मामला हमें क्रिप्टो इंडस्ट्री के विकास से जुड़े कुछ बुनियादी सवालों पर सोचने को मजबूर करता है। जैसे एक तरफ ये तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है। दूसरी तरफ निवेशकों, खासकर जो छोटे निवेशक हैं, उनके हितों की सुरक्षा का सवाल है। देखिए, पारंपरिक फाइनेंशियल दुनिया ने सदियों के अनुभव से कई संकटों से सीखकर नियम बनाए हैं, सेफ्टी नेट बनाए हैं। हाँ, बहुत रेगुलेशन है वहाँ। बिल्कुल। क्रिप्टो अभी उस लर्निंग कर्व से गुजर रहा है। अच्छा पॉइंट है। वजीरेक्स का ये मामला शायद भारत में इस प्रक्रिया को, इस लर्निंग को और तेज करने में एक कैटलिस्ट का काम करे। हो सकता है। तो आने वाले दिनों में सिंगापुर कोर्ट का फैसला और उसके बाद जो भी होगा, वो ना सिर्फ वजीरेक्स के यूजर्स के लिए, बल्कि पूरे भारतीय क्रिप्टो लैंडस्केप के लिए एक दिशा तय कर सकता है। तो इस पर नजर बनाए रखनी होगी। बिल्कुल, इस पर करीब से नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। ये इस उभरते हुए डिजिटल एसेट इकोसिस्टम के सामने जो चुनौतियां हैं, जो अवसर हैं, उनका एक प्रतिबिंब है।